हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ इकोनॉमिक्स की क्लास, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा। राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम। ये ऐसा नहीं है कि भाई ये किसी एक विशेष भर्ती या एग्ज़ाम को लेकर ही ये टॉपिक है, महत्वपूर्ण है। ये सभी के लिए है, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरएस प्री हो, है ना, या फिर थर्ड ग्रेड हो। तो यानी कि आप जीडी से लेकर अगर आप यूपीएससी तक की बात करोगे तो उसके लिए उसमें एक अहम टॉपिक के रूप में आता है, ये राष्ट्रीय आय आता है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास जो है ये, लेकिन हम इसको आरपीएससी सेकंड ग्रेड के संदर्भ में देखते हुए ज़्यादा महत्व देंगे। तो आप सभी बच्चे तैयार रहिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। जो नया बच्चा है उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी रही, और फिर उसके बाद हम आगे क्लास कंटिन्यू करेंगे। और कंटिन्यू चलती रहेगी, ये फ्री क्लास रहेगी इस चैनल के ऊपर हर सब्जेक्ट के धीरे धीरे। लेकिन पहले हम इस इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम। तो देखो, तो सबसे पहले हमारे पास जो आता है वो राष्ट्रीय आय है। और राष्ट्रीय आय को वैसे देखा तो बोला जाता है नेशनल इनकम भी बोलते हैं इसको। तो जो नेशनल इनकम है इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, देखिएगा इधर, अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ जानेंगे कि जो नेशनल इनकम है उसका क्या अर्थ होता है। फिर इसकी अगर हम देखेंगे अवधारणाएं क्या होती हैं, अवधारणाएं क्या होती हैं। और फिर देखेंगे, साथ में हम देखेंगे भारत की नेशनल इनकम जो है वो क्या है, कैसे है, गणना की जाती है। इन सभी चीज़ों को हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय होती क्या है, तो वो देखिएगा। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ अगर हम जानेंगे यहाँ पर, तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या होता है। तो देखो, कोई भी अगर देश होता है या राष्ट्र होता है तो उसमें वस्तुओं का उत्पादन भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है ना, सेवाओं का भी प्रोडक्शन होता है। तो क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष लिया जाता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अगर हमें सुनिश्चित करना है, तो पहले हमें उसका अनुमान लगाने के लिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है और कैसे है। जैसे कि हाल ही में भारत की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्या है, पांचवी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, जिसने ब्रिटेन को पीछे छोड़ा है। तो ये होती क्या है, इसका अर्थ क्या होता है कि एक साल के भीतर भीतर जितनी भी अंतिम वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और अंतिम सेवाओं का जो सेवाएं जो होती हैं उनका मूल्य जो होता है ना, उन मूल्य के योग को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। तो इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि एक वर्ष निश्चित करना है। एक वर्ष निश्चित करने के बाद में उसमें वस्तुओं का उत्पादन करना है, और जो वस्तुएं उत्पादन की गई हैं उनमें से अंतिम वस्तुएं का मूल्य जोड़ना है, और फिर सेवाओं का मूल्य जोड़ना है, अंतिम मूल्य। ठीक है। तो फिर उन दोनों का जो कुल योग है वो क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, या उस देश की राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे, एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का सेवाओं के मूल्यों के योग को क्या बोलते हैं भाई, योग को देश की राष्ट्रीय आय बोलते हैं। देश की राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा।
तो जो भी कोई भी जो देश होता है उसमें एक वित्तीय वर्ष के दौरान, ठीक है ना, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, यानी कि कोई भी जो देश होता है वो कितना कमाता है, जैसे हम एक आदमी को लेकर चलते हैं कि एक आदमी कितना कमाता है, उस चीज़ को अगर हम देखें, उसी संदर्भ में अगर देखें, तो एक राष्ट्र है या एक देश है वो भी तो कमाता होगा ना। तो इसलिए उस एक कोई भी जो देश है उसकी आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, ध्यान रखना। तो वो जो देश जो कमा रहा है उसको राष्ट्रीय बोल देते हैं, क्योंकि वो पूरे एक देश की आय है, ठीक है। तो वो जो राष्ट्रीय जो आय जो होती है वो क्या होती है, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य के योग को फिर क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय बोला जाता है। इसमें आपको एक शब्द जो देखने को मिलेगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो एक वित्तीय वर्ष जो होता है ना, वित्तीय वर्ष जो होता है, वित्तीय वर्ष की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना वो एक साल का समय होता है। और भारत में जो वित्तीय वर्ष जो है वो ध्यान रखिएगा, वो वित्तीय वर्ष कितना लिया गया है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो है वो क्या लिया गया है, वित्तीय वर्ष भारत में लिया गया है। ध्यान रखना अलग अलग देशों में अलग अलग है। अगर इसी तरह अगर हम दूसरा देखेंगे तो कृषि क्षेत्र में जो वित्तीय वर्ष है वो अलग होता है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक होता है, ठीक है ना। वो कौन सा होता है, कृषि वर्ष भी भारत में अलग रखा गया है। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1 जुलाई से 30 जून का जो समय होता है वो क्या होता है, एक कृषि वर्ष कहलाता है, कृषि वर्ष का वित्तीय वर्ष कहलाता है, ध्यान रखना। और जो भारत में जो बजट है, बजट का जो वर्ष है वो ध्यान रखिएगा, वो रखा गया है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक रखा गया है। ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये इसको जो बोला गया है राजकोषीय वर्ष बोलते हैं। तो आपसे ज़रूरी नहीं है कि वित्तीय वर्ष पूछे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि राजकोषीय वर्ष का समय क्या है भारत में। तो राजकोषीय वर्ष का जो समय रखा गया है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखा गया है। कृषि की बात आया आप में हमारे, तो कृषि वर्ष कौन सा है, तो कृषि वर्ष का समय है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है, कृषि वर्ष कहलाता है। इसी तरह ध्यान रखना यहाँ पे बजट का भी समय दिया गया है, तो ये बजट का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का समय होता है, ठीक है। तो ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय आय का। और जो राष्ट्रीय आय का जो लेखांकन की अगर हम बात करें तो इसका जो जनक है, इसके जनक की अगर हम बात करेंगे तो जनक कौन है इसका, तो वो ध्यान रखिएगा साइमन कुटनेट्स, ये इसके जनक कहलाते हैं। इन्होंने ही सब सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के बारे में माना था कि जो राष्ट्रीय आय है वो ऐसे निकाली जाती है, और किसी भी देश की एक आय होती है उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि भाई जनक के ना पूछ के आपसे पूछ लिया जाए कि लेखांकन किसने किया था, तो भी आपका क्या आंसर होना चाहिए, ध्यान रखना साइमन कुटनेट्स ही होना चाहिए। अब जो राष्ट्रीय आय की जो गणना की जाती है मेरे प्यारे साथियों, वो ध्यान रखना अंतिम वस्तुओं की जाती है। अंतिम वस्तुओं का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम अंतिम वस्तुओं की बात करें तो अंतिम वस्तुएं कौन सी हैं, अंतिम वस्तुएं वे होती हैं, ध्यान रखना उपभोग करने के लिए खरीदता है, उपभोग करने के लिए भुगतान करता है, वो क्या कहलाती है, ध्यान रखना। यानी कि उसको बेचना नहीं होता है, अब उसका लास्ट हथियार क्या होता है भाई, उस चीज़ को वो ध्यान रखना उपयोग में लाएगा, और उसके लिए फिर वो जो पेमेंट करता है वो क्या कहलाती है, अंतिम वस्तु का मूल्य कहलाता है। समझे इस चीज़ का। तो अंतिम वस्तु क्या है, जो उपभोक्ता जो खरीदता है ना, क्या करता है, उपभोक्ता खरीदता है, उसको बोला जाता है, ध्यान रखना, अंतिम वस्तुएं। और सेवाएं का मतलब क्या होता है कि सेवाएं जैसे कि जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया है ना, संचार हो गया है,
इनमें जो खर्चा आ जाता है अंतिम रूप से, वो मूल्य फिर क्या कहलाता है? सेवाएं, अंतिम सेवाएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेवाओं कहलाएगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना, जो उत्पादित जो वस्तुएं होती हैं उनका, और जो सेवाएं जो होती हैं उनका अंतिम मूल्य जो होता है वो ध्यान रखना। अंतिम वस्तुएं भी बोल सकते हो, या फिर इसको ध्यान रखना अंतिम मूल्य भी बोल सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो ध्यान रखना, कोई व्यक्ति है आटा खरीदता है, तो ध्यान रखना वो एक रोटी बनाने के लिए खरीदेगा, रोटी बनाने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। और एक जो है वो ध्यान रखना वो खरीदेगा, ध्यान रखना, बिस्कुट बनाने के लिए, बिस्कुट बनाने के लिए। अब इनमें से अगर हमें ये समझना होगा कि इनमें से अंतिम मूल्य किसे माने, ठीक है। तो यहाँ पर ए व्यक्ति जो है, ए व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है, ध्यान रखना, ये ए व्यक्ति है और ये कौन सा है, बी व्यक्ति है। तो इनमें से जो रोटी बनाने के लिए जो खरीदेगा ना, तो वो क्या हो गया, आटे का अंतिम मूल्य हो गया। क्या हो गया? आटे का अंतिम मूल्य हो गया है। ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये अंतिम मूल्य नहीं हुआ है, जबकि ये तो बिस्कुट बनाएगा, बिस्कुट बनाकर फिर बाद में क्या करेगा, सेल करेगा, फिर बाद में इसको क्या करेगा, बेचेगा। तो यहाँ पे जो आटा है, ध्यान रखना, जब हम आटे से बिस्कुट बनाने के लिए जो आटा बेचते हैं तो वो अंतिम मूल्य नहीं होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये अंतिम मूल्य नहीं होता है। अंतिम मूल्य कौन सा होता है, जब रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के बाद में क्या हो जाता है भाई, खाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो ध्यान रखना, ये अंतिम मूल्य कहलाएगा आटे को। अगर आटे का प्रयोग बिस्कुट बनाने के लिए फिर किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, अंतिम मूल्य नहीं कहलाएगा। तो मुझे आशा है कि आप इस चीज़ समझोगे, यानी कि जो भी वस्तु है उसकी अंतिम मूल्य क्या मानी जाएगी। तो वो ये चीज़ ध्यान रखना, उपभोक्ता के द्वारा, उपभोक्ता मतलब कि वो उस चीज़ को यूज करने के लिए ही खरीदेगा, वो, और वो 5 रुपये में खरीद रहा है या 10 रुपये में खरीद रहा है, जितने में भी खरीद रहा है, वो रुपये इसका क्या जाएगा, अंतिम मूल्य हो जाएगा। जैसे एक विद्यार्थी पेन खरीदता है या बुक खरीदता है तो उस समय उसका मूल्य होता है अंतिम, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, ध्यान रखना, अंतिम मूल्य कहलाता है। ठीक है, जो यह विद्यार्थी खरीदेगा या स्टूडेंट खरीदेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, तो एक वित्तीय वर्ष में अंतिम। दूसरी बात यह है कि इसमें ध्यान रखना, मध्यवर्ती वस्तुओं का, मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं उनका मूल्य नहीं जोड़ा जाता है। तो देखिए बिस्कुट वाला जो मूल्य है, जैसे कि यहाँ पे आटा दिया 10 रुपये, 10 रुपये में, ठीक है, और इसको भी आटा दिया 10 रुपये में। अब ये जो है, ये 10 रुपये का जो मूल्य है, ये तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, शामिल कर दिया जाएगा, अंतिम मूल्य मान लिया जाएगा। लेकिन ये 10 रुपये 8 बिस्कुट के लिए दे रहा है, के लिए 10 रुपये में दे रहा है, तो ये अंतिम मूल्य नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा, मध्यवर्ती, मध्यवर्ती मूल्य माना जाएगा। क्या माना जाएगा, मध्यवर्ती मूल्य माना जाएगा। या फिर जो ये जो आटा है, ये बिस्कुट के लिए जो आटा जा रहा है वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाएगा। ठीक है, और जो जितने मूल्य में रुपयों में खरीदा है वो मध्यवर्ती मूल्य कहलाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो राष्ट्रीय आय में मध्यवर्ती वस्तुओं की गणना नहीं की जाती है, क्योंकि दोहरी गणना से बचने के लिए। ठीक है, अब एक बात देखिएगा, मान लीजिए राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं, तो ये बिस्कुट का ये मूल्य, यहाँ पे आटे का मूल्य जोड़ लिया है, और फिर वो जो बिस्कुट बनाकर बेचेगा, यहाँ पे बेचेगा, जैसे 5 रुपये का एक पैकेट आता है, तो वो 5 रुपये भी जोड़ेगा यहाँ पे। तो यानी कि यहाँ पर 10 रुपये भी जुड़ गए, यहाँ पे 5 रुपये भी जुड़ गए, है ना। तो इसलिए दोहरी गणना हो गई, और दोहरी गणना से हमें ये नहीं पता चलता कि हमारी आय कितनी हो रही है। तो इसलिए मध्यवर्ती वस्तुओं का जो मूल्य है उसको शामिल नहीं किया जाता है राष्ट्रीय आय में, ध्यान रखना। तो इसलिए उन्होंने सरकार ने क्या किया, इस चीज़ को जोड़ने से इनकार कर दिया, और क्या बोला, जो बिस्कुट जो बिकेगा, है ना, 5 रुपये का बिस्कुट जो आता है तो 5 रुपये जुड़ेंगे, 10 रुपये का आटा लिया है वो 10 रुपये नहीं जुड़ेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, कि जो आपकी मध्यवर्ती वस्तुएं है ना, मध्यवर्ती मूल्य या वस्तुएं शामिल नहीं की जाती हैं, वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना।
किसमें, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर हो गया। दूसरी बात आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि जो राष्ट्रीय जो आय है वो क्या है भाई। राष्ट्रीय जो आय है, राष्ट्रीय आय, ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय जो है वो ध्यान रखना वो क्या है, एक फ्लो है, प्रवाह है। ध्यान रखना क्या है, अगर हम राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा की बात करेंगे तो ये ध्यान रखना, एक राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है, राष्ट्रीय आय की जो अवधारणा है, कि अवधारणा है, ठीक है ना, अवधारणा ध्यान रखना क्या है भाई, एक फ्लो है। क्या है, एक प्रवाह है। प्रवाह यानी फ्लो, फ्लो है। ध्यान रखना स्टॉक नहीं है ये, इस चीज़ को ध्यान रखना। इस चीज़ में क्या नहीं है, स्टॉक नहीं है। ठीक है ना। क्या तो इसमें अवधारणा प्रवाह में देखो क्या होता है कि ध्यान रखना चालू वर्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चालू वर्ष। ठीक है, और चालू वर्ष में ध्यान रखना वस्तुओं का अंतिम मूल्य, अंतिम वस्तुएं जो होती हैं उनको शामिल किया जाता है। समझ रहे इस चीज़ को। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे बात करूँ 10 क्विंटल, ठीक है ना, या मान लीजिएगा 10 टन गेहूं उत्पादन हुआ है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखिएगा, इसमें से 5 टन को क्या कर दिया गया है, 5 टन को क्या कर दिया गया है, स्टॉक कर दिया गया है। क्या कर दिया है, स्टॉक कर दिया गया है। और 5 टन को क्या कर दिया है, 5 टन को बेचने के लिए, बेचने के लिए तैयार है। तो अब यहाँ पर कौन सा जुड़ेगा इसमें, है ना, तो इसमें से कौन सा जुड़ेगा, ध्यान रखना। तो इसमें से कौन सा जुड़ेगा राष्ट्रीय आय में, तो ध्यान रखना 5 टन जुड़ेगा। 5 टन कौन सा, जो बेचने के लिए तैयार है। और जो स्टॉक में जो रखा गया है, स्टॉक में जो रखा गया है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। ठीक है ना, वो क्या नहीं होगा, राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अब मान लीजिए 2022 में, 2022 की अगर हम बात करें, ये क्या है आपका, ध्यान रखना चालू वर्ष है ये क्या है, 2022 में क्या है, चालू वर्ष है ये। तो 2022 में चालू वर्ष है, तो यहाँ पे मूल्य जो मान लीजिए अगर 22 रुपये किलो गेहूँ है, 22 रुपये किलो गेहूँ है, तो यहाँ पे अंतिम मूल्य क्या कितना जुड़ेगा, 22 रुपये। लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक कर दिया है ना, ये स्टॉक कर दिया, इसका भी हमने 22 रुपये के हिसाब से जोड़ लिया राष्ट्रीय आय में। लेकिन ये काम आया 2 साल बाद में, और 2 साल बाद में इसका जो मूल्य है उसका मूल्य हो गया 25 रुपये, है ना। तो ये क्या हो गया, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम बत्ती भी हो सकता है। तो इसलिए जो भी स्टॉक में जो वस्तुएं जो रखी जाती हैं वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं हो जाती हैं, नहीं की जाती हैं। केवल वही होंगी जो काम आएंगी उसी वर्ष में। तो जो काम आने वाली जो वस्तुएं हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रवाह कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आय की अवधारणा का प्रवाह कहलाता है, फ्लो कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपके पास जैसे कोई भी चीज़ उत्पादन कर रहे हो आप, है ना, जो किसान वगैरह जो करते हैं, तो ध्यान रखना, तो ये बेच देते हैं और बेचने कुछ अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो जो स्टॉक के लिए ये कहते हैं ना कि हम बाद में बेचेंगे इसको, ये नहीं करेंगे, तो वो स्टॉक कर लिया है, स्टॉक वाली चीज़ काउंट नहीं होगी। जो बेच दिया है या बेचेंगे उन्हीं की वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य है उसी को क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, एक प्रवाह है, फ्लो है ना। तो ध्यान रखना, जो मार्केट के लिए तैयार है, जो मार्केट में तैयार है, मार्केट के लिए जो वस्तु तैयार है, मार्केट में बिकने के लिए जो तैयार है ना, बिकने के लिए तैयार है, वही वस्तु क्या कहलाएगी, ध्यान रखना अंतिम वस्तु कहलाएगी। और जो स्टॉक के लिए रखा गया है वो इसमें अंतिम वस्तु नहीं कहलाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, इसके गणना राष्ट्रीय आय में नहीं की जाएगी। तो ध्यान रखना, जो स्टॉक वाली जो वस्तु है, स्टॉक वाली वस्तुओं की गणना, वाली वस्तुओं की गणना नहीं की जाती, नहीं की जाती। ये आप इस चीज़ को ध्यान रखना। केवल किस वाली की जाती हैं, प्रवाह वाली की जाती हैं, फ्लो वाली
की जाती हैं। समझ में आया इस चीज़ को? ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे अगर हम इसमें आगे बढ़ें तो वो देखिएगा इसमें क्या है। अब हम जो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, है ना, तो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखना राष्ट्रीय आय में गणना कहाँ कहाँ से की जाएगी। दूसरी बात हमारे पास ये आता है कि राष्ट्रीय आय में कौन सी वस्तुएं शामिल की जाएंगी। राष्ट्रीय आय में क्या क्या राष्ट्रीय आय में शामिल या गणना, है ना, गणना की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी की जाएंगी वो चीज़ को देखिएगा आप पहले। पहली बात तो ध्यान रखना फलों वाली वस्तुएं शामिल की जाएंगी। पहला हमारा पॉइंट ये था, ये इसमें शामिल हो गया। दूसरा हमारा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं उनका अंतिम मूल्य जो होता है वो शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तीसरा हमारा ये आता है कि देश की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत क्या हो गया, क्या हो गया, देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य की गणना की जाएगी। ये आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो भौगोलिक जो सीमा है तो ध्यान रखना घरेलू सीमा के अंतर्गत या भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आप इस चीज़ को ये भी बोल सकते हो कि ये क्या है, घरेलू सीमा। ठीक है, तो घरेलू सीमा के अंतर्गत या भौगोलिक सीमा, देश की सीमा जो भौगोलिक सीमा होती है, घरेलू सीमा जो होती है उसी के अंतर्गत जो उत्पादन हो रहा है वस्तुओं का उसी का मूल्य क्या इसमें जोड़ा जाएगा एक वित्तीय वर्ष के दौरान। ठीक है, तो दूसरी बात ध्यान रखना इसमें आपका ये भी हो सकता है कि घरेलू सीमा में ध्यान रखना देश का नागरिक भी हो सकता है, देश का निवासी भी हो सकता है। ठीक है, और ध्यान रखना गैर निवासी भी हो सकता है, गैर निवासी भी हो सकता है। ध्यान रखना गैर निवासी भी हो सकता है, दोनों को शामिल किया जाता है। यानी कि मान लीजिए कि ये आपका जो भारत है, ये भारत की सीमा है, ये क्या होगी, घरेलू सीमा होगी, और इसके अंतर्गत जैसे कि निवासी हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, गैर निवासी हो गया। ये दोनों क्या है भाई, ध्यान रखना ये दोनों क्या जो भी उत्पादन करेंगे वो उसमें राष्ट्रीय आय में शामिल होगा। ध्यान रखना इतनी चीज़, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। जैसे निवासी जो भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं या सेवाएं जो दे रहे हैं उनका अंतिम मूल्य, हर चीज़ में आपको अंतिम मूल्य देखना पड़ेगा। ध्यान रखना बार बार वो नहीं होगा कि एक बार यहाँ पर भी जोड़ दिया, एक बार यहाँ पर भी जोड़ दिया, एक बार यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है। अंतिम का होगा। तो एक देश के अंदर अगर यहाँ पे उस देश का नागरिक भी अगर कमा रहा है और इधर ये गैर निवासी है वो भी कमा रहा है, वो भी वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है, तो वो भी शामिल हो जाएगा। ये क्या कहलाती है, घरेलू सीमा कहलाती है। ये क्या कहलाती है, घरेलू सीमा कहलाती है। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें घरेलू सीमा के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है तो वो देखिएगा घरेलू सीमा के अंतर्गत। ठीक है, घरेलू सीमा क्या होती है, घरेलू सीमा क्या होती है तो वो चीज़ देखिएगा। जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र जो बाउंड्री होती है ना, जो जोग्राफिकल जो बाउंड्री होती है वो होती है। दूसरा यहाँ पर देखिएगा राजनीतिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ठीक है ना, क्या राजनीतिक जो क्षेत्र है तथा सीमा या राजनीतिक सीमा बोल सकते हो, क्षेत्र बोल सकते हो। दूसरा ध्यान रखिएगा सामुद्रिक सीमा, और सामुद्रिक सीमा का मतलब कितना है तो ध्यान रखना 200 नॉटिकल मील्स तक। कितना, 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है। समुद्री जो मील होते हैं ना, समुद्री सीमा 200 समुद्री सीमा मील। ठीक है, समुद्री मील जो समुद्र की जो दूरी जो मापी जाती है
वो ध्यान रखना किस में मापी जाती है, नॉटिकल मील में या क्या इसमें समुद्री मील में मापी जाती है। तो 200 तक का जो लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्लियर हो गया इस चीज़ का। तो ध्यान रखिएगा वायुमंडल की जो सीमा, ऊपरी जो सीमा होती है, जो भी देश होता है उस देश की ऊपरी जो सीमा होती है वो होता है, इसमें ध्यान रखना वायुमंडल की सीमा, वो भी इसमें शामिल होती है, घरेलू सीमा के अंतर्गत आती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि है ना, कोई एक देश दूसरे देश को अपने ऊपर से जहाज नहीं गुजरने देता, क्यों? क्योंकि वो उसकी घरेलू वायुमंडलीय सीमा होती है, इसलिए हवाई जहाज को वो अपने ऊपर से गुजरने नहीं देता है। हाँ, वो एक अलग बात है कि भाई दोनों देश अगर रजामंदी है तो फिर उसको ऊपर से गुजारा जा सकता है, लेकिन उसका अधिकार किसका होगा, उसके ऊपर जो वायुमंडल है उस पर अधिकार किसका होगा, उसी देश का होगा जिस देश के ऊपर वो स्थित है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, क्लियर हो गया इस चीज़ का। इसके अलावा और भी अगर जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि जो दूतावास जो होते हैं ना, दूतावास जैसे कि भारत का जो दूतावास है वो किसी दूसरे देश में खोल रखा है तो वो भारत की घरेलू सीमा कहलाएगा, या फिर किसी देश का जो दूतावास है वो भारत में स्थित है ना, तो लेकिन वो भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो कहाँ पे आएगा, तो ध्यान रखना वो उस देश की सीमा के अंतर्गत आएगा। जैसे ये जो है इंडिया है, ये इंडिया में ध्यान रखना ये क्या है, अमेरिकी दूतावास है, क्या है, अमेरिकी दूतावास है, ठीक है, जबकि ये क्या है, भारत है, ठीक है। तो और इधर अगर आप देखोगे ये क्या है, अमेरिका है, और ये क्या है, ध्यान रखना भारतीय दूतावास है, भारतीय दूतावास, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई भी, अगर ध्यान रखना यहाँ पर कोई भी केस होता है, कोई भी केस होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसका केस कहाँ पे चलेगा, अमेरिका देश में चलेगा, ध्यान रखना भारत में नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि ये अमेरिकी दूतावास है और अमेरिकी दूतावास जो का क्षेत्र है वो ध्यान रखना अमेरिका की घरेलू सीमा मानी जाएगी, समझ रहे हो इस चीज को। तो ध्यान रखना इस चीज का। सैनिक हवाई अड्डे जो होते हैं स्थापित करते हैं, सैनिक हवाई अड्डे, सैनिक अड्डे, ठीक है ना, सैनिक अड्डे जो होते हैं, कोई जैसे देखा होगा ना कि वहाँ पे मिलिट्री अड्डा खोल लिया भारत ने, है ना, वहाँ पे समुद्री अड्डा खोल लिया भारत ने, खरीद लिया, तो वो उसकी घरेलू सीमा हो गई है, उस घरेलू सीमा को में शामिल किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरा ध्यान रखना प्रवर्तन कार्यालय जो होता है, कौन सा एक होता है, प्रवर्तन कार्यालय, ठीक है ना, प्रवर्तन कार्यालय, यानी कि इसको बोला जाता है माइग्रेशन ऑफिस, है ना, क्या बोलते हैं, माइग्रेशन ऑफिस जो होता है वो किस में शामिल होता है, घरेलू सीमा के अंतर्गत शामिल हो सकता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा घरेलू सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, तो हो सकता है कि भाई आप सीधा देखो कि दूतावास नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा जो दूतावास होता है, एम्बेसी होता है, जो भी जिस देश में उसकी घरेलू सीमा होती है, जिस देश की वो एम्बेसी होती है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का भी, ठीक है ना, क्लियर हो गया इस चीज़ का। तो ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। जैसे और जैसे देख लीजिएगा, जैसे कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ठीक है ना, ये भी क्या है, देश की घरेलू सीमा है। अब ये कहीं पर भी का अपनी उत्पादन कर रही है तो वो क्या कहलाएगी, वो जैसे मेक इन इंडिया है और ये किसी दूसरे देश में अपना वो स्थापित कर लेगी, कार्यालय स्थापित कर लेगी, फैक्ट्री स्थापित कर लेगी और वहाँ पे करेगी, तो वो ध्यान रखना वो क्या कहलाएगी, देश की घरेलू, भारत की घरेलू सीमा कहलाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या आते हैं इसमें, ठीक है। तो हो सकता है कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, है ना, क्लियर हो गया। तो मध्यवर्ती वस्तुओं को भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं अवधारणाएं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं। तो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं,
राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं कौन कौन सी होती हैं, तो एक होती है जीडीपी। जीडीपी जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक जो द्वारा है, उसमें जो राष्ट्रीय आय की जो गणना करता है तो वो किसके आधार पे करता है, ध्यान रखना, जीडीपी को देखकर करता है। जिसकी अगर जीडीपी ग्रोथ रेट अच्छी है तो ये माना जाएगा कि उस देश की जो राष्ट्रीय आय है वो क्या है, बेहतर है। तो ये, और हम इसको और भी एक्सप्लेन अच्छी तरह से समझेंगे इस चीज़ का, तो थोड़ा इतना ध्यान रखिएगा। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या विश्व बैंक में जो भी देश हैं, उन देशों की अगर राष्ट्रीय आय की तुलना करनी होती है तो जीडीपी को देखते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो ध्यान रखना, जीएनपी होता है एक, क्या होता है, जीएनपी होता है, क्या होता है, जीएनपी होता है। क्लियर हो गया इतनी बात इस चीज़ का, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। दूसरा जो होता है, ध्यान रखना, जीएनपी के बाद में अगर हम देखेंगे तो एनडीपी होता है, ठीक है ना, क्या होता है, एन डी और पी होता है, और एक होता है एन पी होता है। इसके बाद कई बार शामिल कर लिया जाता है, इसमें ध्यान रखना, पीसीआई भी शामिल कर लिया जाता है, पीसीआई भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये कुछ अवधारणा है, लेकिन सामान्यतः 4 अवधारणा ही चलती हैं। वो कौन कौन सी हैं, इसमें ध्यान रखना, इसमें शामिल नहीं किया जाता है तो कौन सा नहीं किया जाता, पीसीआई। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसका ये इंग्लिश रूप है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है जीएनपी, तो इसको बोलते हैं ग्रोस, ग्रोस का मतलब होता है सकल, और सकल का मतलब क्या होता है, कुल, ठीक है ना, कुल, है ना, घरेलू यानी कि कुल कितना उत्पादन किया गया है। नेट, एन का मतलब क्या होता है, नेट का मतलब होता है शुद्ध। क्या लिया गया है यहाँ पे, सॉरी नेशनल है ये, जीएनपी में क्या है, नेशनल प्रोडक्ट, ये नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको बोलता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं नेट, नेट, ये जो आगे एन लगा हुआ है इसका मतलब होता है, नेट का मतलब होता है शुद्ध, और डी का मतलब होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, यानी कि शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद होता है, ठीक है। और एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल, नेशनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या होता है, शुद्ध राष्ट्रीय, राष्ट्रीय उत्पाद। और ये जो होता है ना, ये होता है पर कैपिटल, पर कैपिटल, ठीक है ना, इनकम जो होता है, ध्यान रखना, पर कैपिटल इनकम होता है ये, इनकम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है ना, प्रति व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय। अब यहाँ पर यहीं से आपसे कई क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे भाई जीडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है ना, जीडीपी में डी का मतलब क्या होता है ना, तो हो सकता है कि डी का मतलब डोमेस्टिक दे दे, है ना, कुछ अलग अलग दे दे, डोमिनियन दे दे, कुछ भी दे दे, 4 शब्द रख दे डी के ऊपर से। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए, या कि एनएनपी में
जो रेखांकित n है उसका मतलब क्या होता है, ऐसे रेखांकित कर देंगे, उसका मतलब n का मतलब क्या होता है, तब आपको ध्यान रखना है। जो सेकंड n आता है, बीच में जो n आता है उसको बोलते हैं नेशनल, राष्ट्रीय, और जो आगे n लग के आएगा उसका मतलब होता है, ध्यान रखना, नेट, और नेट का मतलब क्या होता है, शुद्ध। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, क्योंकि उनको क्वेश्चन घुमाने की आवश्यकता होती है, उनको क्या होती है, क्वेश्चन घुमाने की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए। क्लियर हो गया इस चीज़ का, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इनकी स्पेलिंग हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब हम इनको अगर एक तरीके से अगर हम देखेंगे तो इनको खोल कर अगर हम देखेंगे तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन इससे पहले अगर हम देखते हैं तो राष्ट्रीय आय की का इतिहास देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास, तो भारत में राष्ट्रीय आय का इतिहास की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो चीज़ को देखिएगा। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की जो गणना है सबसे पहले है, वो कहाँ, कब और कैसे की गई थी, उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखेगा कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कैसे लगाया गया था और किसके द्वारा लगाया गया था, ठीक है। तो भारत में सर्वप्रथम अगर हम बात करें, भारत में सर्वप्रथम, ठीक है ना, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की जो गणना है, आय की गणना जो की गई थी वो कब की गई थी, 1867-68 में, ठीक है। कब की गई थी, 1867-68 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, तो वो इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। तो वो चीज़ के लिए किसके द्वारा की गई थी, दादा भाई नारोजी के द्वारा, नारोजी द्वारा जो की गई थी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक में इन्होंने ये बताया था कि ये भारत जो राष्ट्रीय आय है, भारत की राष्ट्रीय आय है वो इतनी है और प्रति व्यक्ति जो आय है वो इतनी है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। उन्होंने अपनी जो पुस्तक है, ध्यान रखना, वो उसकी पुस्तक का नाम अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, पुस्तक की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो पुस्तक कौन सी है उसकी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड ध्यान रखना, अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। पुस्तक का नाम क्या है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये इसकी पुस्तक है और इस पुस्तक में इसने दिया था राष्ट्रीय आय का। तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या बताया था, इस पुस्तक में इसने बताया था कि उस समय भारत की जो राष्ट्रीय आय बताया था, राष्ट्रीय आय तो वो बताया था 340 करोड़ थी उस समय। कितनी थी, 340 करोड़ थी। और प्रति व्यक्ति जो आय थी वो ध्यान रखना, प्रति व्यक्ति आय जो थी, प्रति व्यक्ति आय यानी कि पीसीआई जो थी वो 20 रुपये थी। कितनी थी, 20 रुपये ही उसने सबसे पहले बताया था कि भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो अनुमानित लगाई है कि एक व्यक्ति 20 रुपये कमाता है, ठीक है। और जबकि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो कितनी है, 340 करोड़ है। तो इस चीज़ का उसने ध्यान रखना, ठीक है ना। और इसी पुस्तक में उसने दिया था, ध्यान रखना, इसी पुस्तक में उसने वो दिया था कौन सा, धन निष्कासन का सिद्धांत भी इसी पुस्तक में दिया था। क्या दिया था, धन के निष्कासन सिद्धांत दिया था। यानी कि भारत का जो धन है वो धीरे धीरे ब्रिटिश की तरफ जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, कभी हम इसको अच्छी तरीके से बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय के साथ साथ अगर हम देखें यहाँ पे, राष्ट्रीय आय के साथ साथ देखेंगे तो उन्होंने एक चीज़ और दी थी, ध्यान रखना, निर्धनता, है ना,
निर्धनता निर्धनता तथा बेरोजगारी का अनुमान भी लगाया था उन्होंने। बेरोजगारी, ठीक है ना, निर्धनता और बेरोजगारी जो है, ध्यान रखना, बेरोजगारी का अनुमान भी किसने लगाया था? अनुमान भी दादा भाई नारोजी के द्वारा ही लगाया गया था। आप इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सर्वप्रथम की अगर बात आए तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, वैज्ञानिक अध्ययन कब किया गया था? वैज्ञानिक अध्ययन की अगर हम यहाँ पर बात करें, राष्ट्रीय आय का वैज्ञानिक अध्ययन की अगर हम बात करें, वैज्ञानिक अध्ययन की अगर हम बात करें तो वो ध्यान रखना 1931-32 में दिया गया था वैज्ञानिक तरीके से, यानी कि क्रमबद्ध तरीके से जो अध्ययन जो किया गया था वो कब किया गया था? 1931-32 में। किसके द्वारा किया गया था? VKR किसके द्वारा किया गया था? VKRV राव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? VKRV राव द्वारा दिया गया था। समझ रहे हो इस चीज़ को? तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को ध्यान रखना। तो उन्होंने देश में जो प्रति व्यक्ति आय बताई थी, इन्होंने इसमें जो 1932 में जो है प्रति व्यक्ति आय जो बताई थी, PCI जो बताई थी, यानी कि पर कैपिटल इनकम बताया था, वो 62 रुपये बताया था। कितना बताया था? 62 रुपये इन्होंने सर्वप्रथम बताया था। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया इस चीज़ का? तो ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम देखें तो ध्यान रखना, सरकारी अनुमान लगाने के लिए, सरकारी अनुमान लगाने के लिए ध्यान रखना, एक कमेटी गठित की गई थी, ध्यान रखना, जिसको बोला गया था PC महालनोबिस जो कमेटी है, उस कमेटी की अध्यक्षता में ध्यान रखना एक राष्ट्रीय नियोजन समिति बनाई गई और फिर उन्होंने भारत में प्रति व्यक्ति आय के लिए काम किया गया था। ठीक है ना? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो ध्यान रखना ये जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें कब की गई थी, ध्यान रखना, सरकारी अनुमान लगाने के लिए अगर हम बात करें, सरकारी अनुमान लगाने के लिए तो ध्यान रखना, तो 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1949 को ध्यान रखना, ठीक है ना, एक ध्यान रखना नियोजन समिति गठित की गई और इसकी अध्यक्षता जो थी, ध्यान रखना, अध्यक्षता जो कर रहे थे, ठीक है ना, वो कौन कर रहे थे, तो वो ध्यान रखिएगा PC महालनोबिस, कौन कर रहे थे, PC महालनोबिस कर रहे थे। और ये किसके द्वारा गठित की गई थी, तो ध्यान रखना वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा, वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ध्यान रखना, ये सरकारी अनुमान लगाने के, राष्ट्रीय आय का सरकारी अनुमान लगाने के लिए ध्यान रखना पहली नियोजन समिति का गठन, है ना, किसकी अध्यक्षता में किया गया था, PC महालनोबिस की अध्यक्षता में। और कौन से मंत्रालय के द्वारा किया गया था, तो ध्यान रखना वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर हो गया इस चीज का? अब देखिएगा इस चीज में, इस समिति ने, ध्यान रखना, इस समिति ने क्या किया, पहली जो रिपोर्ट थी, पहली जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, तो वो ध्यान रखना वो कब की गई थी, पहली रिपोर्ट अप्रैल 1951 में। कब की गई थी, अप्रैल 1951 में। कब की गई थी पहली रिपोर्ट, अप्रैल 1951 में इसने दी। और इसने बताया कि जो राष्ट्रीय जो आय है, इस रिपोर्ट में क्या बताया कि राष्ट्रीय जो आय है ना, राष्ट्रीय आय जो बताई गई थी वो लगभग जो बताई गई थी, वो बताई गई थी 8,650 करोड़ रुपए। कितनी? 8,650 करोड़ रुपए बताया गया था। जबकि यहाँ पर अगर उसने PCI की अगर बात की तो अभी प्रति व्यक्ति जो आय है वो कितनी बताई उसने, तो 246.90 पैसे। कितने? 246.90 पैसे।
तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना, ये जो है ना, ये प्रति व्यक्ति आय इन्होंने दी थी। तो ऐसा इनमें से कुछ पूछा जा सकता है कि ध्यान रखना, पहला सरकारी अनुमान के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 246, यानी कि लगभग मैं बोलूं तो 247 रुपए थी उस समय। और राष्ट्रीय आय कितनी थी? 8,650 करोड़। ध्यान रखना, ठीक है ना। क्लियर हो गया। दूसरी बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो है, ये जो समिति है, ये 1951 से लेकर 1955 तक, है ना, तक देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। क्या किया गया था? राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। कब से लेकर कब तक? 1951 से लेकर 1955 तक देश की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता था? आगे बात, देश की राष्ट्रीय आय कितनी है, तो वो कौन लगा रहे थे? नियोजन समिति लगा रही थी। कौन सी लगा रही थी? नियोजन समिति लगा रही थी, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर हुआ इतनी बात? क्लियर हो गया। अब जो ध्यान रखना, इसी जो है, इसी के ऊपर ध्यान रखना, पीसी महाल बनोने से ध्यान रखना, जो पहली पंचवर्षीय जो योजना है, पहली पंचवर्षीय योजना वो किसके द्वारा दी गई? कौन से मॉडल पे आधारित थी? पीसी महाल नोबिस मॉडल के ऊपर आधारित थी। तो इसलिए इसको बोला जाता है महाल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। किसके ऊपर थी? मॉडल पर आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना। वो वही व्यक्ति हैं प्रशांत चंद्र, है ना, प्रशांत चंद्र महाल नोबिस इनका पूरा नाम है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया इतनी बात का, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, अब की बात करें तो अब कौन कर रहा है? अब वर्तमान में, तो ध्यान रखिएगा, वो कौन कर रहा है? अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में ध्यान रखना कौन कर रहा है? CSO कर रहा है। कौन कर रहा है? CSO के द्वारा की जाती है, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। क्या बोला जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, संगठन, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये फुल नाम है इस चीज का, तो ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखना, भारत में जो पीसी महाल नोबिस का जो जन्म है, ध्यान रखना, नोबिस का जो जन्म दिवस है वो कितने को आता है? तो ध्यान रखना 29 जून को आता है। क्या बोला, कब आता है? 29 जून को आता है। और इसी दिन बनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या बनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस व्यक्ति के जन्मदिन को मनाया जाता है? तो वो पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस चीज का ध्यान रखना, इस चीज का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ध्यान रखना, पीसी महालनोबिस को क्या बोला जाता है? आधुनिक भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का जनक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आधुनिक भारतीय सांख्यिकी प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, पीसी महालनोबिस को बोला जाता है। इस चीज का ध्यान रखना। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें आधुनिक लेखा प्रणाली का जो जनक है, वो ध्यान रखिएगा, वो कौन है? वो ग्रेगरी किंग को बोला जाता है। ध्यान रखना, है ना। आधुनिक लेखा प्रणाली, है ना, ध्यान रखना, लेखा प्रणाली का जो जनक है, प्रणाली का जनक है, वो कौन है? तो वो ध्यान रखिएगा, ग्रेगरी किंग है, ठीक है। कौन है? ग्रेगरी किंग को है,
और यूएनओ ने 1908 में इसको प्रकाशित किया था, ध्यान रखना 1908 में के प्रकाशित किया गया था यूएनओ के द्वारा। आगे भाई यही है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी की जो चीज़ें जो हमारे पास जैसे बच गई हैं कि सीएसओ क्या है, एनएसएसओ क्या है, उन चीज़ों का डिफरेंस देखेंगे। और सबसे पहले फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रीय आय की जो अवधारणाएं हैं, 4 अवधारणाएं हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे, विश्लेषण से पढ़ेंगे। तो आप राष्ट्रीय आय की 2 क्लास बनेंगी, कितनी बनेंगी? 2 क्लास बनेंगी। एक पहली ये क्लास है, उसके बाद अगली क्लास है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी नया बच्चा है इसको सब्सक्राइब चैनल को न करना भूले। सभी क्लासें फ्री मिलेंगी, मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। और सभी सब्जेक्ट धीरे धीरे आपको फ्री मिलेंगे। जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा वैसे ही मेरा हौसला बढ़ता जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट में करके जो भी हमारे इस चैनल की जो भी कमी है या टीचिंग में जो कमी है तो उसको भी आप थोड़ा बताइएगा, तो हम उसमें भी सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।